Right guys, we are going to see the 2024 का AI का RTU का सोल्ड पेपर पार्ट BNC इनटू दिस। नोट्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पर मोस्ट क्वेश्चन भी अवेलेबल है एंड पीपीटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, जिसको वीडियो देखनी है वो वीडियो देख लो। तो व्हाट आर द क्वांटिफायर्स, ठीक है, एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर बेसिकली नाम से पता चलता है क्वांटिटी को एग्जिस्ट करने वाला। तो जैसे कि आपके कोई बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, उनको मैं या तो इंडिविजुअली एक एक को एक्सप्लेन करूँ, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, या फिर इन सब का एक ही बारी में स्टेटमेंट बना के रख दूं और इन दोनों के तीनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करूं। तो ये हो पाता है किसके द्वारा? क्वांटिफायर के द्वारा। सो इसके अंदर कुछ फंडामेंटल्स है जो बोथ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक जो एनहेंस करता है कंपेयर टू प्रोपोजिशनल लॉजिक में। तो दे आर द टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स विच इज यूनिवर्सल फॉर ऑल फॉर एवरी केस में। लाइक यूनिवर्सल का मीन्स ऑफ पी रीड एज द फॉर ऑल एक्स p of x is true. It means for all of x p of x is true. In real world, all humans are mortal. It means for all of x, humans are mortal for all of x. ठीक है, यानी कि एक अगर x एक नेचुरल नंबर है तो सारे एलिमेंट्स क्या है? नेचुरल है, बिलोंग्स टू p of x के। एक्सटेंशियल होता है कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर इज एटलीस्ट वन, यानी कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी इज ट्रू, यानी कि किसी एक केस में तो पी ऑफ एक्स ट्रू होगा अगर एक्स एग्जिस्ट करता है तो। यानी कि अगर एक्स प्राइम नंबर है तो उसके रिलेटेड एलिमेंट्स में से देयर एक तो प्राइम नंबर होगा ही होगा। So for example, there are exist a student who scored full marks in the exam, यानी कि कोई एक तो स्टूडेंट होगा जो पूरे मार्क्स लाएगा। सो एग्जिस्टेंस का ये सिंबल स्टूडेंट्स, ठीक है। देन आपका यहाँ पर आएगा एंड फुल मार्क्स, एंड लगाना है इसमें, और इसमें आपका इम्प्लाइज लगता है। दैट्स द डिफरेंस। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिफायर्स, एवरी पर्सन हैज अ फ्रेंड, इट मीन्स फॉर ऑल एक्स ऑफ पर्सन बिलोंग्स टू ए पर्सन, जिसके कोई ना कोई एक्स वाई का फ्रेंड है ही है, एग्जिस्ट करता है, कोई ना कोई एक फ्रेंड तो होगा। एवरी पर्सन, एवरी वर्ड आ गया यानी कि फॉर ऑल आ गया। देयर इज ए सिटी वेयर एवरीवन लव्स म्यूजिक, देयर इज ए सिटी यानी कि एक सिटी तो होगी। तो फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर ओनली एग्जिस्टेंस सिटी, एंड का फंक्शन लगाया, फॉर एवरीवन लव्स यानी कि कोई पर्सन है जो म्यूजिक को लव करता है। So this is a scope, like we can perform this. Differentiate between the propositional and first order logic. जो आपने यहाँ देखा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल, वो देखते हैं अपन। The PL and FOL are both the formal system in mathematical logic, but they are different significantly in the term of expressiveness and the structure. What are the meaning of that? It means proposition आपका इन सब का हो सकता है, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट का, प्रॉपर्टीज का एंड रिलेशनशिप का होता है। फॉर एग्जाम्पल, P loves John, Mary. सो रिलेशनशिप क्या हो रहा है? लिमिटेड टू ट्रू फॉल्स वैल्यू ऑफ होल स्टेटमेंट। इसके अंदर आपको रीजनिंग अलग होती है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप, मोर एक्सपेंसिव हो गया। नॉट सपोर्टेड, द क्वांटिफायर इज नॉट सपोर्टेड इनटू दिस, बट इनटू दिस वी हैव यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंस इनटू द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। वेरिएबल नॉट अलाउड, it allows the variable representing objects into this domain representation, does not express the relationships between the object and can represent complex relationship and properties into this. So suppose karo it is raining, it means it is only P, all humans are mortal, so this is the line we can say. So this is the difference we can say, propositional and the first order logic. Advantage of first order logic over this, व्हाट इज रिचर रिप्रेजेंटेशन है, अच्छे से डिटेल में रिप्रेजेंटेशन हुआ है। क्वांटिफिकेशन होता है, सम में आप सम में कर रहे हो तो आप ऐसे करो, इसमें कर रहे हो तो ऐसे करो। ऑब्जेक्ट का मैनिपुलेशन होता है। व्हाट रीजनिंग डायरेक्शन इज मोर सुटेबल ह्यूरिस्टिक इन द गेम ऑफ चेस, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? जस्टिफाई आंसर बाय रेफरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्च स्पेस। सो देखो, इन द गेम ऑफ चेस मोर सुटेबल
हियरार्की इज टिपिकली फॉरवर्ड रीजनिंग, यानी कि आपने ये दाव चलाया, इससे अब ये और ये दाव खेल सकते हैं। सपोज करो मैंने ये पिक करा, तो इससे ये और ये दाव खेल सकते हैं। फिर मैंने पिक करा, इससे ये करूंगा तो फाइनली गोल मिल जाएगा। दिस इज फॉरवर्ड चेनिंग। सो फॉरवर्ड रीजनिंग एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो फॉरवर्ड रीजनिंग स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट एंड एक्सप्लोर द पॉजिटिव मूव्स टुवर्ड द अचीविंग द गोल। ओके, सो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होके आप गोल तक, एंड गोल तक रीच करते हो। So chess has the highly branching search space where the each move generate the multiple new possibility. हर move अलग अलग possibility बनाता है. So that is your forward reasoning. So why we need of this forward chaining in the reasoning into the chess? So this is a predictive power आपको ज्यादा मिलती है, exploration मिलता है multiple path का, and evaluate कर सकते हो आप game states को. And into the backward reasoning challenge, so what is the thing? The goal is usually not explicitly known, it emerges through the play. प्ले ही से आप जो खेलते हो वो ही डिसाइड करता है कैसे आप कैसे गोल में पहुंचोगे। बैकवर्ड रीजनिंग वर्क वेल इफ गोल इज स्पेसिफिक एंड फिक्स्ड। लाइक आपको यहाँ तक पहुंचना है तो आप रिवर्स कर करके चल सकते हो कि इस तरह से ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। अच्छा यहाँ से स्टार्ट हुआ था क्या, लाइक दिस। एंड बट इन द चेस इट इज अ डायनेमिक एंड हाईली वेरिएबल। सो यहाँ से पीछे आने पर बहुत 50 रास्ते मिल जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे रास्ते में। सो दिस इज नॉट सुटेबल इनटू द चेस। Therefore, forward reasoning is more aligned with the nature of chess, enabling players to leverage the consequences of each move dynamically. Okay, so what is the Bayesian network? The example Bayesian network कुछ भी नहीं है, आपकी probabilistic relationship को, जो आपके सेट ऑफ वेरिएबल्स है, आपके पास S1 है, S2 है, S3 है, सेट ऑफ वेरिएबल में जो भी प्रोबेबिलिटी का रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप बनता है उसको एक ग्राफिकल मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करना इज द बायेंशियन नेटवर्क मेरे दोस्तों। सो इसमें नोड्स होती है, एजेस होती है, और कोई साइकिल परफॉर्म नहीं होती है, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, जिसमें ग्राफ तो होगा बट कोई साइकिल परफॉर्म नहीं होगी। अगर इससे ये जुड़ता है तो साइकिल बनती है, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। नोड्स आपके रैंडम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, एजेस आपके कंडीशनल डिपेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, नो साइकिल आपके एसाइक्लिक फेम को रिप्रेजेंट करता है, जो बता रहा है कि आपका कोई लूप यहां पर परफॉर्म नहीं होता है दोस्तों। सो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो कंडीशनल इंडिपेंडेंसी है। सो इट मीन्स अ वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नॉन डिसेंडेंट गिवन इट्स पेरेंट्स। पेरेंट्स बच्चों पे, बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है मेरे दोस्तों, इंडिपेंडेंट है। सो दिस प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इट इज द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल वेरिएबल इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नोड गिवन इट्स पेरेंट्स। जो पेरेंट्स के द्वारा दी गई है इस नोड की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई यहां लग रहा है पाई। तो पाई ऑफ एक्स, ये आपके कंडीशनल पेरेंट्स के साथ आपस में मल्टीप्लाई 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 x1 x2 x3 टिल एन तक चलता रहेगा। देख लो आराम से, ये रहा, ये इक्वल टू है दोस्तों। सो फॉर एग्जांपल एक रेन बारिश है कि बारिश, वेदर इट इज रेनिंग, स्प्रिंकलर इज ऑन या वेट ग्लास, ठीक है। तो बायंशन ने लगाया कि आर की वैल्यू, बारिश होती है तो ये गीली हो जाती है घास, स्प्रिंकलर होता है तब भी घास गीली हो जाती है। सो कंडीशन लगाया कि प्रोबेबिलिटी इज दैट घास इज वेट गिवन इट्स रेनिंग एंड द स्प्रिंकलर इज ऑन। तो उस केस में ये वैल्यू, उसके लिए आपको ये वैल्यू सब लगेगी। आप कैसे निकालोगे, इक्वल टू है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने यही तो कहा भाई, प्रोडक्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नोड गिवन इट्स पेरेंट्स। सो दैट इज योर बायेंशियन नेटवर्क। एप्लीकेशन बात करें तो मेडिकल डायग्नोसिस, स्पैम डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट में काम में लिया जाता है। राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विच इज योर ANN, जो हम ML के अंदर भी बहुत बार देख के आ चुके हैं, यहाँ पर भी वही चीज देखनी है, कुछ नया नहीं है, वही है गाइस। यहाँ पर बहुत सारे नोड्स होते हैं, हिडन लेयर्स होती है, ईच नोड का दूसरी नोड से कनेक्शन होता है, उसका कोई ना कोई वेटेज होता है, ठीक है। आगे फिर वो मेन नोड के ऊपर जाता है, ठीक है। ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये तुम्हारा x1 हो गया, ये तुम्हारा x2 हो गया, ओके। ये आपकी हिडन लेयर हो गई। तो दिस इज योर इनपुट लेयर, जो फीचर ऑफ प्रॉब्लम्स है,
हिडन लेयर के अंदर आपके कंप्यूटेशन एंड फीचर के ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होते हैं एंड इसको डीएनएन बनाता है, डीप न्यूरल नेटवर्क मल्टीपल लेयर्स के साथ। फिर फाइनल आपका आउटपुट निकलता है क्लासिफिकेशन रिग्रेशन वैल्यू के साथ में। सो एनएन यूजेस द सच काइंड ऑफ बैक प्रोपेगेशन जो हमने एमएल में देखा था अच्छे से। आप वहां से रिकमेंड करता हूँ कि आप वहां से देखो एक बार। तो इसके अंदर फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, एरर का कैलकुलेशन एंड बैकवर्ड प्रोपेगेशन होता है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस में b, तो b इज योर बायस विच इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एक्चुअल एरर माइनस में डिजायर एरर। सो एक्टिवेशन रूल बेसिकली एक न्यूरॉन जो होता है किसी भी एनएन के अंदर नेटवर्क में, उस न्यूरॉन पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है ताकि नॉन लीनियरिटी अप्लाई हो सके, जिसमें सिमोनॉइड निकाला जाता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/e प्लस e की पावर माइनस जेड एंड वैल्यू निकाला जाता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम 0, की होती है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकलती है लाइक दिस, e ऑफ एक्स माइनस e ऑफ माइनस एक्स अपॉन में e ऑफ एक्स प्लस में e ऑफ माइनस का x। तो एप्लीकेशन की बात करो एनएन की, तो इमेज का रिकग्निशन होता है, स्पीच का रिकग्निशन होता है, नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग होती है, ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं। एक्सप्लेन द बायनेंशियल नेटवर्क जो हमने अभी अभी देखा था, ये रहा, विथ कंडीशनल इंडिपेंडेंस विद एग्जांपल। सो बायनेंशियल नेटवर्क बता दिए मैंने आपको, वही जॉइंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये आपका एग्जांपल है, सपोज करो आपको डिजीज है, कफ है, फीवर है। डिजीज होती है कफ की, डिजीज होती है फीवर की, ओके। अब आप इससे निकाल दो जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो ये आपकी निकल के आ गई। कंडीशनल इंडिपेंडेंस बेसिकली ये सिचुएशन है जहाँ पे दो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड गिवन द नॉलेज ऑफ द थर्ड इवेंट। दो अलग अलग इवेंट्स हैं एक दूसरे से इंडिविजुअल, लेकिन वो नॉलेज देते हैं किसी तीसरे उसकी। सो फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल ए एंड बी आर द कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन है, तीसरी नॉलेज के कारण वो आपस में जुड़े हुए हैं। गिवन है सी, लाइक ए या बी कॉमा सी है, ये बीच में एंड वाला कंडीशन है, तो ए सी होगा। डेट मीन्स once a condition C is known, the state B provides no additional information about A। जैसे ग्राउंड गीला है, स्प्रिंकलर ऑन है, इट्स बारिश हो रही है, सो वी नो A एंड B आर द कंडीशनली इंडिपेंडेंट। स्प्रिंकलर ऑन है एंड ग्राउंड गीला है, भाई क्यों? क्योंकि भाई साहब बारिश आ रही है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस। सो अगर ए दिस इक्वल टू 0.9 है तो इसके इक्वल टू भी 0.9 होगा, सिंस बोथ आर इक्वल ए इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ बी गिवन बाय द सी। नाउ दिस इज द न्यूमेरिकल दैट वी हैव टू परफॉर्म, जिसमें मिनिमैक्स वैल्यू निकालनी है। इस नोड की डायग्राम गिवन है दिस एंड आपको ब्रांचेस देखनी पड़ती है, अल्फा बीटा प्रूनिंग सर्च अप्लाई करना है ऑर्डर टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द टॉप नोड। केवल न्यूमेरिकल देखते हैं, आ जाओ नोटबुक के अंदर। 17 जिसमें ए बी सी डी अपन ने अज्यूम कर लिए और इसके चाइल्ड लास्ट अपन को ये दे रखे हैं। तो अपन को एक तो मिनीमैक्स एल्गोरिथम निकालनी है इसमें और एक अल्फा बीटा प्रूनिंग देखते हैं। तो पार्ट ए है मिनीमैक्स वैल्यूज निकालो। तो सबसे पहला पार्ट आप इसको अज्यूम करोगे मैक्सिमम, दूसरे वाले को करोगे मिनिमम। अब इसके नीचे फर्दर और होता तो उसको काउंट करते, बट ये लीफ नोड्स आ गए, इनकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो इसको अपन बोलते हैं टर्मिनल नोड, ठीक है। तो अब अपन को इनकी तो वैल्यू पता है, बट बी सी डी ई की वैल्यू नहीं पता। इसके ऊपर कौन सी स्टेट है? मिनिमम। तो अपन क्या परफॉर्म करेंगे? मिनिमम। फिर उसके बाद क्या परफॉर्म करेंगे? मैक्सिमम। तो देखो मैक्सिमम की वर्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी वर्स्ट वैल्यू, सबसे खराब से खराब वैल्यू, और मिनिमम की सबसे खराब वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्लस इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? लेवल 2 के अकॉर्डिंग मिनिमाइजर परफॉर्म करना है। तो इन सब में से सबका मिनिमम देखोगे, इसमें से मिनिमम देखोगे, इसमें से मिनिमम देखोगे, इसमें से मिनिमम निकालोगे, तो ये चारों की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन चारों का क्या करना है? मैक्सिमम करना है। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए पर आ जाएगी। तो सिंपल सा होता है मिनी मैक्स वैल्यूज। तो देखो बी सी डी ई, इन नोड्स पे वैल्यू निकल गई 3 1 2 5। अब इन चारों में से मैक्सिमम कौन सा है? 5। तो 5 विल बी द आंसर। तो मिनिमाइजर हो गया। अब अपन करोगे इसमें मैक्सिमाइजर। तो 3 1 2 5 का मैक्सिमाइजर होता है 5 इज द आंसर। अब पार्ट भी निकालते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा प्रूनिंग देखते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए हर एक वैल्यू पे आप क्या लिखोगे? सबसे पहले अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू लिखोगे प्लस इन्फिनिटी। हर वैल्यू पे लिखोगे, हर वैल्यू पे स्टार्टिंग फेज में, ठीक है। फिर आप एक सेम डायग्राम दोबारा बनाओगे, लिसन केयरफुली, सेम डायग्राम दोबारा बनाओगे। वही मैक्स है, वही मिन है, ठीक है। तो
इसके अंदर अपन को विदाउट चेंजिंग द वैल्यू अल्फा बीटा प्रूनिंग के थ्रू करना है। तो इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू किससे पहले मिनिमम तो होता है आपका बीटा, ठीक है, और मैक्सिमम होता है आपका अल्फा। यहाँ समझ में आ गया। अब आपके लीफ नोड ये है, तो देखो यहाँ मिनिमाइजेशन वही तरीके से निकाला जाएगा, तो 3 1 2 5 निकल जाएगा। बट ये वैल्यू किसकी है सर, ये बीटा की वैल्यू है, बीटा 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 बीटा। साथ ही साथ इस पे जो वैल्यू एसोसिएटेड है ना वो वैल्यू आई है, तो वो निकल गई है 3 1 2 5। तो बीटा की वैल्यू निकल गई। अल्फा क्या है अपना माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ये सेम डायग्राम आप एक और बार बनाओगे और उसमें फिर अल्फा की वैल्यू को चेंज करोगे। वो कैसे करेंगे अपन, उसको करने का सीधा सिंपल सा तरीका है। देखो अल्फा की वैल्यू वही इन्फिनिटी माइनस वाली और बीटा की वैल्यू अपन ने सारी लिख दी। तो बी पॉइंट के ऊपर चलते हैं अपन। तो एज वी नो इसकी वैल्यू क्या निकल गई, वैल्यू 3 निकल गया, इसकी 1 इसकी 2 इसकी 5, ठीक है। तो अल्फा की मैक्सिमम की वैल्यू वर्स्ट केस में माइनस इन्फिनिटी से लेके बी पॉइंट पर 3 है, ये रही। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकली 3 और बीटा की यहाँ पर 3 थी। तो आप एक डायग्राम बनाओगे एक और जिसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू अपडेट करोगे, ठीक है। 8 पॉइंट सी पर बीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू भी 1 है। तो अभी तक अपना लास्ट अल्फा क्या निकला 3 निकला है। तो अपना जो 3 है ये 3 ये वाला, ये बीटा अपना जो लेटेस्ट वाला ये वाला जो अपडेट हो गया है वो कम है ओबियसली, ठीक है, अल्फा से, क्योंकि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 3 निकाली थी अभी अपन ने, और अब लेटेस्ट में निकल गया रही है 1। तो 3,1 में कौन एक्स्ट्रा है 3, तो 3 आ गया, दोबारा 3 मिल गया अपन को। ऐसे पॉइंट डी पर बीटा की वैल्यू अल्फा से कम है, तो अल्फा की वैल्यू 3 निकली लास्ट, 3,2 5 आ गया। एट पॉइंट ई पर बीटा की वैल्यू 5 है विच इज ऑल्सो लेस देन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू निकली मैक्सिमम ऑफ 3,5 विच इज इक्वल टू 5। ओके, सो मैक्स वैल्यू निकल गई अल्फा 5 और बीटा की लोएस्ट वैल्यू 2 निकल के आ गई। अगर डायग्राम बना के देखूँ तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम देने वाला है, 3 3 3 1 3 2 5 5 और फाइनली ये आंसर। इसमें से लिस्ट ढूंढ लो बीटा और सबसे ग्रेटेस्ट ढूंढ लो अल्फा, जो एक आंसर हो गया। गॉट इट गाइज? सो दिस इज ऑल अबाउट अल्फा बीटा प्रूनिंग। मैंने दोनों न्यूमेरिकल्स भी बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, उसमें डिटेल में बड़े लेवल का डायग्राम है जिसमें और फर्दर डिवाइड कर रखा है, तो उस लेवल का डायग्राम के क्वेश्चन जरूर करो। सो ऑलराइट, लेट्स सी द पार्ट सी इन विच वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है ए स्टार सर्च एल्गोरिथम एंड प्रूफ देना है ऑप्टिमैलिटी ऑफ ए स्टार का। तो बेसिकली ए स्टार सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिथम है जो पाथ फाइंडिंग या ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम भी जिसको बोलते हैं। इसका वाइडली यूज ऐसे किया जाता है कि जैसे स्टार्ट नोड से आपको गोल नोड की ओर जब जाना है, कौन से ग्राफ में, वेटेड ग्राफ में जिसमें एज का कोई ना कोई वेट होगा, उसके अंदर लीस्ट कॉस्ट में मैं उस फाइनल गोल तक पहुंच पाऊं, बिकॉज देर आर चांसेस कि वहां बहुत सारे अलग अलग वेज होंगे पहुंचने के। तो मैं एक सिंपल पाथ पिक करूं जिसकी कॉस्ट सबसे कम आए। टू फाइंड द लीस्ट कॉस्ट पाथ वी यूज ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। सो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप है ना एक तो कंप्लीट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिफाइन कर सकते हो। कंप्लीट मीन्स कि उस गोल तक पहुंचने का एक तो एटलीस्ट एक पाथ तो ढूंढ लूं मैं, दूसरा कि लीस्ट कॉस्ट वाला पाथ मैं ढूंढ लूं अगर एक से ज्यादा एक पाथ है तो वहां। तो इवेल्यूएशन फंक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि ईच नोड पे मैं कॉस्ट को निकाल सकूं और फाइंड आउट कर सकूं, विच इज योर एफ ओ एन इक्वल टू जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन। जी ऑफ एन इज बेसिकली एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द पाथ फ्रॉम स्टार्ट नोड टू करंट नोड। सपोज करो आप है ना चलते 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 कहां पर आ गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है, और ये आपका स्टार्ट नोड है। तो यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट होगी ना वो आपका जी ऑफ एन हो गया, और करंट नोड से जो गोल नोड पे आपको जाना है, जैसे सपोज करो ये नोड है, ये जो कॉस्ट है ना यहाँ से यहाँ तक जाने की वो हो गई आपकी एच ऑफ एन। तो एक पूरी कॉस्ट अगर कैलकुलेट करें विच इज योर एफ ऑफ एन, तो ईच नोड पे निकाली जाती है, अपडेट की जाती है, फिर आप लिस्ट कॉस्ट का पाथ फाइंड आउट कर लेते हो। तो दो चीज होती है, एक तो ओपन लिस्ट, एक होती है क्लोज लिस्ट। ओपन लिस्ट वो जिसके अंदर कि जिन नोड्स को भी कैलकुलेट करना बाकी है और जो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं। सपोज करो आप इस नोड पर हो, इस नोड पर हो, इस नोड पर हो, फिर इस नोड पर आ गए, तो सपोज करो आप इस नोड पर आ गए करंटली, तो इनका तो वैल्यूएशन हो चुका ऑलरेडी, ये तो क्लोज लिस्ट में है, और जिनका होना बाकी है वो ओपन लिस्ट में आ जाते हैं। तो स्टेप्स देख लो क्या है। सबसे पहले ओपन लिस्ट के अंदर आप क्या करोगे,
जिन जिन का इवेल्युएट करना है तो वो लिस्ट में आ जाएंगे। सबसे पहले इनिशियल नोड, तो आपके जी ऑफ एन की वैल्यू 0 रहेगी, एफ ऑफ एन ये निकल गया आपका। नोड का सिलेक्शन होगा, उस पर लोएस्ट एफ ऑफ एन निकालोगे फ्रॉम द ओपन लिस्ट के अंदर से। गोल को चेक किया जाएगा कि सिलेक्टेड नोड अगर गोल नोड है या नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ो आप, ठीक है। तो आपको जनरेट करने सारे सक्सेसर एंड कंप्यूट करना है इन तीनों वैल्यूज को। फिर अगर आपको फॉर ईच सक्सेसर ढूंढना है कि क्या ये ओपन या क्लोज वैल्यू में है या नहीं है, नहीं है तो ऐड ऑन करो। अब ऑलरेडी है तो विथ हायर कॉस्ट है तो कॉस्ट को अपडेट करो, मूव इट बैक करो ओपन लिस्ट में। तो एक सिंपल सिंपल स्टेप्स है जिसके थ्रू आप लास्ट फाइनली फेलियर कंडीशन में हैंडल हो रही है अगर कोई पाथ नहीं मिलता है तो। रिपीटेशन में आप फाइनली गोल को गेट कर लेते हो। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए स्टार सर्च एल्गोरिथम, सपोज करो आपको ए से जी की ओर जाना है, तो इसके बीच का पार्ट ढूंढना है। तो सपोज करो कि आपकी स्टार्ट होती है 0 से यहाँ पर, ठीक है, और इसको निकालने का वैल्यू दे रखा है 10, तो टोटल वैल्यू निकल गई 10। ऐसे बी में 5 दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में सपोज करो 5 मेरे को लग गया, और एच ऑफ एन इसके आगे जाने का टोटल वैल्यू 8 निकलता है, तो टोटल निकल गई 13। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकल गई 12, 16, 20। ये आपको गिवन होगा, है ना। या आपको डायग्राम के थ्रू ये चीजें निकालनी है। जी ऑफ एन, एच ऑफ एन, जी ऑफ एन जो अभी आपकी कैलकुलेट होना बाकी, स्टार्ट नोड टू करंट नोड तक की वैल्यू, और ह्यूरिस्टिक की करंट नोड से गोल नोड तक की वैल्यू, ठीक है। आगे वाले पाथ की वैल्यू एच ऑफ एन, पीछे वाले पाथ की जी ऑफ एन। तो अगर आप ए से स्टार्ट करते हो और जी तक ए ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। सी का देखते हो तो 12 आ गई, जी का देखते हो तो 15 आ गई, ठीक है। तो अगर आप ए से स्टार्ट करते हो फिर सी पे जाते हो, सी से फिर आप जी पे जाते हो, तो एल्गोरिथम क्या करती है इस बात को फाइंड आउट। आपके पास डायग्राम होगा, उस डायग्राम के थ्रू आपको ये दोनों वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये वाला गोल निकालना है, फिर आप खुद को अपने आप बता दो कि बी में जाना प्रीफरेबल है या सी में जाना। ऐसा मैंने क्यों बोला कि मैंने सी को पिक किया, क्योंकि ए के बाद है ना बी, इधर तो बी का ऑप्शन था, इधर सी का ऑप्शन था। तो बी में तो 13 आ रहे हैं, इसमें 12 आ रहा है, तो मैं सी के साथ जाऊंगा। आगे बढ़ो, डी या जी, ठीक है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका डी यहाँ पर हो तो आपका जी यहाँ पर हो, तो ए सी डी आपकी ये प्रॉपर्टी बन गई। कंडीशन देखें तो एडमिसिबिलिटी की बात करें तो अगर आपका कोई भी ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है, इट मींस इफ इट इज नेवर ओवर एस्टिमेटेड द एक्चुअल वैल्यू टू रीच द गोल फ्रॉम द एंड नोड। एंड नोड से गोल तक पहुंचने के लिए ओवर एस्टिमेट वैल्यू नहीं की गई है, इट मींस इट मस्ट बी लेस देन टू द स्टार ऑफ ह्यूरिस्टिक एन। कंसिस्टेंसी यानी मोनोटोनिसिटी, अगर आपका ये आप पढ़ लेना तो उसके अंदर ये कंडीशन लगती है। प्रूफ ऑफ ऑप्टिमिलिटी की बात करें तो एच ऑफ एन एडमिसिबल होना चाहिए, ठीक है। आपकी एच ऑफ एन कंसिस्टेंट होनी चाहिए कि कोस्ट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड करेक्टली। दो चीज होनी चाहिए, एडमिसिबल एंड कंसिस्टेंट। ए स्टार फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ विद द कोस्ट सी स्टार। प्रूफ स्टेप है, अज्यूम देयर इज अनदर पाथ टू गोल दिस। If such path exists, so A would be explored earlier because of this would have been smaller than the current best path, right? So A star prioritize करता है smallest f of n को with the low cost path. Since A did not find the path, it proves C is the optimal solution. Yeah, so C star is the optimal solution for this. So A is optimal if heuristic is admissible and consistent. पाथ फाइंडिंग में, रोबोट नेविगेशन में, राउट का ऑप्टिमाइजेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक्सप्लेन द CSP, यानी कि आपके पास सेट ऑफ वेरिएबल्स है लाइक V1 V2, तो V1 और V2 को इन दोनों को अपनी अपनी इस तरह की वैल्यू देनी है कि जितने भी आपने कंस्टेंट बनाए C1 C2 C3 इन सब में वो क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए। दैट इज योर कंस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। इट मीन्स आपके पास आपका गोल है टू फाइंड द वैल्यूज फॉर द सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई a नंबर ऑफ कंस्टेंट्स या कंडीशंस। प्लानिंग, शेड्यूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा काम में ली जाती है। सो इसका CSP का फाइंड द सॉल्यूशन ये है कि आप एक वैल्यू असाइन करते हो ईच वेरिएबल पे जो आपके सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है साइमल्टेनियसली। सो सपोज करो वी हैव वेरिएबल V1 x1 x2 x3 एंड सो ऑन। इस वाले पार्ट को हटा दो, ये है आपका, ठीक है। डोमेन इज बेसिकली एसोसिएट होता है विद ईच एक्स वैल्यू के साथ में, जो रिप्रेजेंट करता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन टेक। लाइक D1 में वैल्यू को अप्लाई हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम स्लॉट है आपके पास
तो वैल्यू है 9, 10, 11 D1 में, D2 में है 10, 11, 12। नो टू क्लासेस कैन बी होल्ड द सेम टाइम। ये आपकी कंस्टेंट है कि x1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू x2 एंड x2 मस्ट नॉट इक्वल टू x3। सपोज करो इसका टाइम अगर 9 है तो इसका रखो 11, तो इसका रखो 12, 10 मत रखना। दैट्स द थिंग। ये कंस्टेंट फॉलो हो गया। मैप कलर एज ए CSP, तो मैप कलरिंग प्रॉब्लम इज क्लासिकल CSP है, जहां पर टास्क इज टू कलर द रीजन ऑफ द मैप सच दैट टू एडिसेंट रीजन डज नॉट हैव द सेम कलर। यानी कि बहुत सारे अगर पार्ट्स में बटे हुए हैं तो दो पास वालों के सेम कलर नहीं होने चाहिए। ठीक है, यूजुअली 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन सच ए वे टू नेबर्स नो रीजन शेयर द सेम कलर। सो वेरिएबल आपकी आ गई, लाइक रीजन टू बी कलर्ड लाइक दिस। फिर वेरिएबल से अलग अलग देशों के नाम मान लो, तो इसके अंदर ये वैल्यू है, कंस्टेंट है, सब अलग अलग होने चाहिए। ओके, तो इसके डायग्राम के लिए देखो मेरे पास एक मस्त चीज है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। बहुत अच्छा याद दिलाया इसने। तो आपको हर एक चीज अवेलेबल हो जाएगी पहली बात तो नोट्स में। आप ये जाना, दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी हाउ वी आर डूइंग दिस, यू कैन अप्लाई द सेम थिंग इनटू दिस एज वेल। एंड इनफैक्ट बिग नोट्स, बिग साइज के नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप जाके चेक आउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको वाटर जग प्रॉब्लम सोल्व करना है। अब मैं आपको एक चीज रेकमेंड कर रहा हूँ, ये कोई टाइम बचाने की बात नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही बेस्ट उपाय है हर एक चीज का, जो मैंने पाया है कि ये अपन कर सकते हैं। तो एक क्लासिक वाटर जग प्रॉब्लम है जिसमें दो जग होते हैं अलग अलग लीटर के, और आपको एग्जैक्टली 2 लीटर का पानी डालना है किसी एक जग के अंदर। तो आप कैसे करोगे, आप उसको, कोई मार्किंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप कैसे उसमें 2 लीटर का डालोगे। वो एक ये प्रॉब्लम है, इसका वीडियो बहुत शानदार अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर बहुत डिटेल में। आई रेकमेंड यू गाइस गो एंड वॉच दैट वीडियो, जिसके अंदर हमने कैसे ये वाला एग्जांपल अप्लाई किया है और सेट किया है, कैसे ये वाली वैल्यू निकाली है, कैसे ये वाली टेबल कैसे निकली, एंड उस टेबल से ये वाली वैल्यूज कैसे निकली, एंड फाइनली वी गॉट दिस 2,3, हाउ इट इज पॉसिबल। थोड़ा सा इंट दे देता हूँ। सपोज करिए 4 लीटर का है, सपोज करिए 3 लीटर का है। तो सपोज करो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को 2 लीटर बनना है तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, कि आपके पास 2 लीटर का पानी इसमें डाल दिया आपने, डाल दिया, ठीक है, तो इसमें कितना बचा, 1 लीटर बचा, राइट। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे उसी में गिवन है, आप जाके देखो एक बार, चेक आउट करो। व्हाट इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वेरियस स्टेप। तो ऐसी लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जिसमें मशीन को अपन इतना काबिल कर देते हैं कि वो चीजों का अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके और जनरेट कर सकते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को इन मीनिंगफुल वे। इट bridges the gap between the human and communication and computer understanding, like chatbot and virtual assistant में एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं, मशीन ट्रांसलेशन में गूगल ट्रांसलेट, डीपएल यूज करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन करते हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं, टेक्स्ट का समराइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट को प्री प्रोसेस किया जाता है, लाइक अपने पास टोकनाइज किया जाएगा, सबसे पहले इतने बड़े वर्ड को ईच वर्ड में आपको टोकनाइज किया जाएगा इंडिविजुअल वर्ड या फ्रेजेस में, फिर उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर आप स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करोगे, ठीक है, फिर स्ट्रीमिंग एंड लेमिटाइजेशन होता है जिसमें रिड्यूस किया जाता है वर्ड्स को फ्रॉम देयर रूट्स में, स्ट्रीमिंग के अंदर रनिंग का रन हो जाता है, लेमिटाइजेशन का बेटर का गुड हो जाता है, पंक्चुएशन का रिमूव करोगे, हैंडल करोगे मिसफिल्डिंग, मिसिंग वैल्यूज को। तो ये टेक्स्ट प्री प्रोसेसन हो गया। फिर सिंटैटिक एनालिसिस पार्सिंग परफॉर्म करते हो, जिसके अंदर अपन ईच वर्ड की लेबलिंग करते हैं, ग्रामेटिकली नाउन प्रोनाउन एडवर्ब क्या है वो नहीं है, डिपेंडेंसी करें, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का केट सेट ऑन द मैट, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है। सिमेंटिक एनालिसिस, उस टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, बैंक से क्या समझ में आना चाहिए, फाइनेंस की बात हो रही है। बराक ओबामा वाज द फर्स्ट, ठीक है, तो बैरक ओबामा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो दिस इज द पर्सन, बैरक ओबामा पर्सन है, कैसे पता चला, ये आपकी सिमेंटिक एनालिसिस। यूनाइटेड स्टेट एक लोकेशन है पर्टिकुलर, सो दिस इज द थिंग।
फिर डिस्कोर्स एनालिसिस होता है जिसमें दिस स्टेप एनालिसिस करता है स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट का एंड फॉलो अप मीनिंग अक्रॉस द सेंटेंस क्या है उसका। लाइक कैन यू ओपन द विंडो, इज इट द रिक्वेस्ट और जस्ट ए क्वेश्चन। तो ये आपको पता चलेगा पूरे सेंटेंस को पढ़ के टोन क्या है उसको, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। तो ये होता है डिस्कोर्स एनालिसिस। ठीक है, डिस्कोर्स एनालिसिस हो गया आपका। प्रोनाउंसिएशन का, सॉरी, प्रोनाउन टू नाउन फ्रेज जिसमें कन्वर्ट करना। प्रैग्मेटिक के अंदर आता है वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल वाला। और सिक्स आता है टेक्स्ट का जनरेशन एंड सिंथेसिस करना। सो एनएलपी सिस्टम क्या करता है, ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट करता है बेस्ड ऑन द चैटबॉट कन्वर्जेशन, एआई, टेक्स्ट समराइजेशन, मशीन ट्रांसलेशन वाले थिंग। डिफरेंट इश्यूज है लाइक एम्बिग्युइटी, कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग, आइडियोलैटिक एक्सप्रेशन, sarcasm, नेम्ड सेंटिमेंट, लैंग्वेज, ग्रामर, मल्टी मॉडल। एप्लीकेशन आपके सामने है, आप खुद लिख सकते हो। फ्यूचर स्कोप है, जीरो शॉर्ट लर्निंग हो गया, इमोशन रिकॉग्निशन, ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन, मल्टीलिंगुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। एक्सप्लेन द डिटेल डिफरेंस बिटवीन द सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग मैंने एक्सप्लेन करेगी, स्टिल आई विल टेल यू। एंड अनसुपरवाइज भी, एडिशनली सेमी सुपरवाइज भी होती है एंड री लर्निंग भी होती है। सुपरवाइज लर्निंग ऐसे समझो कि आपका मॉडल है, उसको सेट ऑफ इनपुट दे रहे हो आप बहुत सारा, ठीक है, साथ ही साथ आप उसको एक डिजायर्ड आउटपुट भी दे रहे हो कि किस तरह का मेरा आउटपुट रहेगा, और यहाँ से मेरे को एक्चुअल आउटपुट मिलता है। तो ये आपका जो डिजायर्ड आउटपुट देना होता है ना, ये होता है आपका लेबल्ड डेटा देना। लेबल्ड डेटा देना है आपको, यानी कि मॉडल को ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है किस तरह का आउटपुट आपको देना है। ये होता है आपका सुपरवाइजर मेंटरशिप के अंडर होता है, जिसमें इनपुट आउटपुट पेयर्स होते हैं। ठीक है, गोल होता है उसको मैप करना, एरर करेक्शन होता है, डिपेंडेंसी दिखाई जाती है कि लेबल डेटा होना चाहिए ताकि एक्यूरेट लर्निंग हो सके। इसमें दो तरह की चीजें होती है, क्लासिफिकेशन होता है, रिग्रेशन होता है। ठीक है, तो ईमेल स्पैम डिटेक्शन के लिए, इमेज का रिकग्निशन के लिए, या प्रेडिक्ट करना हाउस की प्राइस को है, स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग का, टेम्परेचर प्रेडिक्शन तो रिग्रेशन में आता है। कंटिन्यूस वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है, या आपके डिस्क्रीट क्लास लेवल को प्रेडिक्ट करता है, लाइक कैटेगरी वाइज। So this is your classification part. Mathematical formula basic. Unsupervised learning is mean the model stand on the unlabeled data. यानी कि बस आपके पास इनपुट डेटा होता है, आप देते हो मॉडल को, वो परफॉर्म करता है, आउटपुट निकालता है। लाइक कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर, सोशल नेटवर्किंग कनेक्शन हो गया आपका, बहुत सारा होता है मल्टीपल। तो ये क्या होता है कि विदाउट प्री डिफाइंड लेवल्स के आप डेटा को हिडन पैटर्न्स और ग्रुपिंग के बेस पे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, और फिर उस डेटा का एक्सप्लोरेशन होता है, फीचर की डिस्कवरी होती है, कोई डिपेंडेंसी होती है, वो देखा जाता है। तो इसके अंदर जैसे क्लस्टरिंग हो गई आपकी, रिकमेंडेशन मूवीज हो गई, लाइक नेटफ्लिक्स पे रिकमेंडेशन आता है ना मूवीज का, वो हो गया क्लस्टरिंग के थ्रू। एसोसिएशन रूल माइनिंग्स हो गई, जो आपके रूल्स का आइडेंटिफाई करता है, जो आपके लास्ट पोर्शन ऑफ डेटा को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। लाइक मार्केट बास्केट एनालिसिस हो गया, कि अगर समवन बाई ए ब्रेड, तो यानी कि वो बटर भी खरीदेगा, अगर कोई आदमी ब्रेड खरीदे तो बटर भी खरीदेगा साथ में। ये होता है आपका एसोसिएशन साथ वाला। क्लस्टर वाला, कस्टमर का सेगमेंटेशन, इमेज का कंप्रेशन, बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमीज। यूजेज बता दिया, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, लर्निंग प्रोसेस होती है, मैथमेटिकल ये दे दिया, इसने ये बिलोंग कर दिया। जबकि इसका ये वाला था कॉरस्पेंडिंग लेवल, फीचर्स, फैक्टर, और इसमें क्लस्टर्स वाला पोर्शन है। लेबल डेटा, अनलेबल डेटा प्रेडिक्ट करता है न्यू डेटा बेस्ड ऑन द लर्न करा हुआ रिलेशनशिप। इसके अंदर डिस्कवर करता है हिडन पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। यूजेस करता है नॉन लेबल टू लर्न फ्रॉम द एरर्स। आइडेंटिफाई करता है स्ट्रक्चर एंड ग्रुपिंग को। ठीक है, उसके अंदर आपका क्लासिफिकेशन, रेग्रेशन परफॉर्म होता है। ये कुछ चीजें हैं, छोटे से पॉइंट से, जो आप डिस्क्राइब करके आ सकते हो एग्जाम के अंदर, देख लो एक बार। सुपरवाइज है, इनपुट प्लस आउटपुट, लर्निंग मॉडल, प्रेडिक्शन। इनपुट दिया लर्निंग मॉडल को, क्लस्टरिंग पैटर्न और एसोसिएशन मिल गया। यूज केस रियल वर्ल्ड में देखो तो फेशियल रिकग्निशन हो गया, इसमें कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया, मार्केट स्टॉक प्रेडिक्शन। ये आप अभी अपन पढ़ के आए वो सब चीजें हैं। सो दैट्स ऑल गाइज। वाह यार, हमने तो कर दिया था। इंजीनियर साइल के ज्ञान को पढ़ते रहिए, इसको आगे बढ़ाते रहिए। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।